जय हिंद साथियों। मेरा नाम है सलमान मिर्ज़ा और मैं आप सभी का सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीएस की, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। आप इस एनपीएस टॉपिक के ऊपर चाहे तो यूट्यूब पर वीडियो देख लो या फिर अपने गूगल पर इसे सर्च मार कर देख लो, या फिर वो लोग जो इसका लाभ उठा चुके हैं उनसे इसके बारे में पता करके देख लो। वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे तो देंगे, लेकिन उतनी एक्यूरेट और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसके लाभ भी उठा चुके हैं, उनको भी इसके बारे में अच्छे से पता ही नहीं है कि नेशनल पेंशन स्कीम एक्चुअली में वर्क कैसे करता है और इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो आज इस वीडियो में हम एनपीएस के बारे में ही बात करेंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। आपने बीच में अगर एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे, अच्छे से इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। तो पूरी वीडियो को देखना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप एनपीएस के बारे में अच्छे समझ जाएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जितनी भी क्वेरीज हों आप मुझे वहां पर पूछ सकते हैं, मैं नहीं तो कोई और वहां पर आपका जवाब दे देगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती ही रहें। तो चलो बात करते हैं एनपीएस के बारे में। 2005 से पहले नेशनल पेंशन स्कीम थी ही नहीं, एक नॉर्मल स्कीम हुआ करती थी जिसमें लोगों को पेंशन मिला करती थी। 2005 के बाद से एनपीएस आया और 2005 से 2009 तक ये सिर्फ उन लोगों के लिए रहा जो कि क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ करते थे। लेकिन 2009 के बाद से गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही नहीं बल्कि कोई भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, लेकिन उन दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रोसेस अलग है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड में मैंने वीडियो में एक क्या बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, एक एग्जाम्पल लेके मैंने पूरी कैलकुलेशन करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करिए। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, आप लोग एंड में बिल्कुल नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में अपनी पूरी जनरल नॉलेज एक समझ जाएंगे। मैंने इसे एक देसी भाषा में एक नॉर्मली बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। देखो, मान लो एक बंदा है राम और एक दूसरा बंदा है श्याम। हम एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। मान लो एक राम है और वो क्या है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया है और उसका एनपीएस का फॉर्म भर चुका है और उसकी एनपीएस स्कीम शुरू हो गई है। तो देखो क्या होगा कि जैसे ही उसकी सैलरी शुरू होगी, उसका एनपीएस का फॉर्म भरते ही क्या उसका एनपीएस कटना शुरू हो जाएगा। अब क्या हुआ कि राम को मान लो अपना एनपीएस कटाते हुए 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन वो चाह रहा है कि उसको ज़रूरत पड़ी है पैसों की और वो चाहता है कि वो अपने एनपीएस से पैसा निकलवा ले। अगर वो चाहता है कि वो अपने एनपीएस से पैसा निकलवाए तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद इस एनपीएस स्कीम में ऐसा प्रावधान है ही नहीं कि वो 2, 3 या 4 या 5 साल के बाद अपने इस पैसे में से कुछ पैसा निकलवा ले। उसे कम से कम स्टार्टिंग के 10 साल पूरा वेट करना पड़ेगा और 10 साल के बाद ही वो अपने एनपीएस से जितना भी पैसा अभी तक 10 साल में इकट्ठा हुआ होगा उस पैसे में से, सारे पैसे में से वो उनसे कुछ पैसा निकाल पाएगा। और कितना निकाल पाएगा? वो होगा उसके सारे टोटल पैसे का 25%। सिर्फ 25% ही वो निकाल सकता है, और वो भी कब? 10 साल के बाद। यानी कि चलो मान लेते हैं कि राम ने 10 साल के बाद अपना कितना निकलवा लिया भाई? 25% पैसा निकलवा लिया। अब उसे 1-2 साल के बाद फिर ज़रूरत पड़ी अपना कुछ पैसे की, कुछ अपनी ज़रूरत के लिए पैसा लेने की, और वो चाहता है कि वो 2 साल बाद फिर पैसा निकलवाए, तो वो पैसा नहीं निकलवा सकता है। 10 साल बाद अगर उसने एक बार पैसा निकलवा लिया 25%, तो उसे अगले 5 साल का वेट करना पड़ेगा उस पैसे में से निकलवाने के लिए। और दोबारा फिर कितना निकलेगा? फिर दोबारा 25% ही पैसा निकलेगा। और अगर वो दोबारा चाहता है कि मैं एक बार और निकलवाऊं, तो उसको फिर 5 साल का पूरा वेट करना पड़ेगा, 5 साल के बाद ही निकलवाएगा। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा पूरा टाइम पीरियड होने से पहले ही पैसा निकलवाना चाहे तो स्टार्टिंग के 10 साल तो उसे पूरा वेट करना पड़ेगा, फिर वो 25% पैसा निकलवा पाएगा। फिर उसे 5 साल वेट करना पड़ेगा, फिर 25% निकलवा पाएगा। अपने पूरे टेन्योर में, यानी कि 60 साल तक के रिटायरमेंट के बीच में, वो ऐसे करके सिर्फ 3 बार पैसे निकलवा सकता है। वो भी कब? 5-5 साल के गैप के बाद सिर्फ 3 बार निकाल सकता है। एक बार कब? 10 साल के बाद, और फिर दोबारा निकालना है फिर 5 साल के बाद, फिर निकालना है तो फिर 5 साल के बाद। यानी 5-5 साल के गैप में वो 3 बार करके क्या अपना पूरा पैसा निकाल सकता है। ठीक है। अब दूसरा बंदा समझते हैं हम, श्याम है। वो थोड़ा क्या है, फैमिली से ज़रा स्ट्रांग है और वो नहीं चाहता है कि वो स्टार्टिंग से लेकर अपने 60 साल की एज तक, जब उसकी रिटायरमेंट होती है, वो एक भी रुपया नहीं निकालता है अपने इसमें से, अपने पूरे टोटल पैसे में से। तो उसके लिए क्या प्रावधान है? जब उसकी 60 साल रिटायरमेंट पूरी हो जाएगी तब उसे कितना पैसा मिलेगा? यानी कि उसका टोटल पैसा अब जो है, उसने कोई 1 रुपया भी नहीं निकलवाया है, जितना भी उसका पैसा हुआ होगा, इकट्ठा हुआ होगा, उसका कितना निकलवा पाएगा वो एंड पर? जब उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी तो उसे 60
क्या बोलते हैं 60% ही वो अपनी पूरी की पूरी सैलरी का निकलवा सकता है। कितना? 60% उसको इकट्ठा मिलेगा, और बाकी का जो 40% बचा हुआ होगा वो उसे कैसे मिलेगा? वो उसे पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वो पर मंथ की अपनी पेंशन बनवा सकता है जितनी वो चाहे, या फिर जितनी कैलकुलेटर के हिसाब से एनपीएस की निकलती है उतनी वो निकलवा पाएगा। देखो, अगर आपको एनपीएस का हिस्सा बनना होता है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, तो उसे कम से कम एक महीने में 500 रुपये से ज़्यादा का निवेश करना पड़ता है, और साल में 5,000 से ऊपर का निवेश करना पड़ता है। इससे कम में इससे हम मेंबरशिप ले ही नहीं सकते हैं। इससे कम में, इससे ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी। पर मंथ 500 रुपये से ऊपर और पर ईयर 5,000 रुपये से ऊपर। अब मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान लो एक बंदा है और उसकी सैलरी कितनी है? 30,000 है। आप अपनी सैलरी के हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सब इंस्पेक्टर हो सकता है, कोई सिपाही हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है जिस पे एनपीएस लागू होता है। सबको पता होता है कि उनका एनपीएस चल रहा है नहीं चल रहा है, कट रहा है या नहीं कट रहा है। जिनका भी एनपीएस कट रहा है वो अपनी सैलरी को यहाँ पर एज अ बेसिक सैलरी रख सकता है। मैंने 30,000 रुपये को एक बेसिक सैलरी मान के चल रहा हूँ मैं। जब आप 30,000 रुपये का निवेश करेंगे तो पर ईयर क्या होगा आपका? पर मंथ क्या होगा आपका? 10% कटेगा। तो 30,000 का 10% कितना हुआ? 3,000 रुपये हो गए। 3,000 रुपये जब आपके एक महीने में कटेंगे तो 14% उसमें क्या डालेगी? सरकार अपनी तरफ से पैसा डालेगी। मान लो 30,000 रुपये है तो उसका 14% कितना हुआ? 4,200 रुपये हो गए। तो 30,000 का 10% 3,000 रुपये जो आपका कटा है, और 14% जो सरकार ने उसमें डाला है। 3,000 और 4,200 रुपये मिलकर 7,200 रुपये क्या एक महीने का आपका पूरा का पूरा निवेश बनता है, जो आपका एनपीएस कटेगा। ठीक है, आपके कटे 10% 3,000, सरकार ने डाले 4,200 रुपये, 7,200 रुपये आपका पूरा हो जाएगा एक महीने में। 7,200 रुपये। अब अगर मैं इसको पूरे ईयर में कैलकुलेट करूं तो एक साल का पूरा निवेश बनता है 7200 इंटू 1,200 रुपये, कितना? 46,400 रुपये आपका एक साल का निवेश बनता है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी उम्र 25 साल है और 60 साल पे आपकी रिटायरमेंट होने वाली है। तो आपका करियर कितना बचा है? जॉब का 35 साल बचा है। तो 46,400 रुपये को अगर मैं 35 से गुना करता हूँ तो 60 साल की रिटायरमेंट के टाइम तक आपकी कितनी पेंशन बन जाती है? कितनी नेशनल पेंशन स्कीम के हिसाब से आपका कितना रुपया बन जाता है? तो बन जाता है 30,24,000 रुपये आपका क्या बन जाता है। अब 30,24,000 रुपये बन गया है। ये मैंने क्या मान के चला है? सैलरी को 30,000 रुपये। लेकिन ऐसा ही नहीं है। जब आप गवर्नमेंट स्कीम्स में होते हो, नौकरी में होते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हो, तो आपकी सैलरी क्या है? बढ़ती रहती है। और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका 10% भी उसका बढ़ता रहेगा, और 14% जो सरकार अपनी तरफ से दे रही है वो भी बढ़ता रहेगा। तो ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मैंने सिर्फ 30,000 रुपये मान के चल रहा हूँ। 86,400 को जब मैंने 35 से गुना करा है तो 60 साल की रिटायरमेंट तक वो कितना बन गया? 30,24,000 रुपये बन गया। अब देखो होता क्या है, जब आपका पर मंथ का क्या एनपीएस कटता है तो सरकार क्या करती है? उस पैसे को सारे को कहाँ लगा के चलती है? वो शेयर मार्केट में सारे के सारे पैसे को लगा के चलती है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब हम किसी चीज़ को शेयर मार्केट में लगाते हैं और लॉन्ग पीरियड के लिए जब हम किसी को शेयर मार्केट में लगाते हो तो 99% चांस होते हैं उसके रेट अप जाने के। बहुत ही 0.1% का चांस होता है कि वो कभी कम आता है। शॉर्ट टर्म मार्केट शेयर आपके गिरने और का ज़्यादा मतलब चांस होता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में पैसा लगाते हैं और सरकार जब पैसा लगाती है तो आपको कम से कम 12.5% का मिनिमम फ़ायदा तो मिलता ही है। इससे ऊपर अगर शेयर्स की बात होती है, शेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इससे ज़्यादा आपको कितना भी लग सकता है, 20% 40%, लेकिन 12.5% या 12% का तो आपको मिलता ही मिलता है। तो मैं इसको 12% लेके चल रहा हूँ। आपकी सैलरी बनी थी 60 साल की रिटायरमेंट तक 30,24,000 रुपये। 12% मार्केट शेयर अगर मैं इसका लगाऊं तो 3,62,880 रुपये आपका बैठता है क्या? 12% मार्केट शेयर। तो आपका टोटल बन जाता है 33,86,880 रुपये। 33,86,880 रुपये आपके रिटायरमेंट तक। मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया कितना? 40 लाख तक। क्यों? क्योंकि आपकी सैलरी टाइम बाय टाइम हर पर ईयर बढ़ती चली जाएगी, और जब तक आप रिटायरमेंट तक पहुंचोगे आपकी सैलरी 60, 70, 80, 90 लाख तक के रूप में चली जाती है। और जब हम उसका क्या 10% निकालेंगे तो ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने इसको राउंड फिगर में करके 40 लाख के करीब ले लिया है। अब मान लो जो बंदा है श्याम, उसने पैसा एक भी नहीं निकलवाया है एंड तक, उसका पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा हो चुका है। तो अब क्या है, वो अपने 60% पैसे को इकट्ठा निकाल सकता है। और 40 लाख का इकट्ठा कितना बैठेगा? 60% वो बैठेगा 24 लाख रुपये।
अब इस 24 लाख रुपए का जो 40% होगा, 60% जो इकट्ठा हुआ है 24 लाख रुपया, इसका जो 40% रुपया होगा वो बिल्कुल कितना होगा आपका, बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। और इसका जो बाकी 20% बचेगा उस पर क्या लगेगा, आपका टैक्स लगेगा। और जो 40% जो आपका पैसा बचा है कितना, 16 लाख रुपए, उस पैसे को कैसे देगी सरकार आपको, उस पैसे को आपको पेंशन के रूप में देगी। कैलकुलेटर होता है एक एनपीएस कैलकुलेटर, वो आपको कैलकुलेट करेगी कि आपका कितना पैसा पर मंथ बनना चाहिए। तो 60% जो इकट्ठा मिला था और जो 40% जो बचा हुआ होता है उसको पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो ये एक देसी लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल भाषा में एनपीएस है। ज़्यादा अगर मैं इसको टियर 1 टियर 2 करके समझाऊँ तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और एक आम आदमी इसको अच्छे से समझ नहीं पाता है। तो मैंने इसको एक बहुत ही बेसिक करके समझा है। जो बेसिक सैलरी मैंने 30,000 रखी है, आप वहाँ पर अपनी सैलरी जितनी भी है उतनी रख सकते हैं। आप इसको इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मुझे लग रहा है कि आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आप अच्छे समझ जाओगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत से मैं ये सब डिटेल निकाली है, बहुत मेहनत से सिंपली वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आपको सब्सक्राइब करने का हक तो बनता है, क्योंकि ये मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।